मेरे रिटायरी साथियों, मैं आर के वर्मा सहारनपुर से आपको संबोधित करना चाहता हूँ कि नेताओं ने बाइपर्टाइट दिसंबर में साइन कर दिया, एमओयू साइन हो गया, लेकिन वो अभी तक भी लागू नहीं हो सका। इसके पीछे क्या कारण है? जैसा कि हमें सभी को पता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत लेवी का प्रावधान है और लेवी के बिना नेताओं का पेट भरता नहीं है। पेट बहुत बड़ा है। हर साल बैंक के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लगभग 500 करोड़ रुपए से ऊपर चंदे के रूप में यूनियंस को देते हैं, जिससे यूनियन के नेतागण हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं और 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं और कोई ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है। क्या खर्चा करते हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आईबीए की स्थिति भी भिन्न नहीं है। आईबीए भी कुछ बातों में बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है और कुछ बातों में आईबीए डीएफएस और सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आदेश, निर्देश, मैंडेट मिलते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। अब स्थिति क्या है कि इस बीच में कुछ घपले होते हैं। वो घपले कैसे हैं? जैसे कि आपने सेकंड पेंशन ऑप्शन दिया तो उसमें ये तय किया गया कि भाई 70% जो खर्चा होगा, जो भार होगा पेंशन ऑप्शन का, वो बैंक बियर करेंगे और 30% जो है वो यूनियंस बियर करेंगी या कर्मचारी खुद बियर करेगा। यूनियन ने तो कुछ नहीं बियर करना, कर्मचारी ने बियर करना। और उनको उनके ऊपर जो है, जो उनको पीएफ वगैरह मिला, वो 156% उन्होंने उनके ऊपर लोड लगा दिया। सबने 156% पैसा दे दिया पेंशन सेकंड ऑप्शन के लिए, लेकिन बैंकों ने पेंशन फंड में एक पैसा भी नहीं डाला और 10 से 11 हज़ार करोड़ रुपया जो पेंशन फंड में जाना था वो नहीं जा गया। इसी प्रकार कोरोना के बीच में अनेक बैंकों ने पेंशन फंड में पैसा नहीं डाला और किस तरह से एक्चुअरी रिपोर्ट देते हैं, इसकी ये जांच का विषय है, जो बिल्कुल एकदम गलत है। 15,000 करोड़ रुपए के लगभग ये कोरोना पीरियड में जो पैसा पेंशन फंड में जाना था वो नहीं गया। अब 25,000 करोड़ रुपया आपने पेंशन फंड में नहीं डाला और अब आप छाती पीट रहे हैं कि सब पेंशन फंड में पैसे की कमी है। पेंशन फंड में कोई पैसे की कमी नहीं है। स्टेट बैंक हो या दूसरे बैंकों के बैंक हो या नेशनलाइज बैंक्स हों, जो बड़े बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, कहीं भी पैसे की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो सोच की दिक्कत है। कोई भी मैनेजमेंट ऐसा नहीं है जो जिसने ये ना कहा हो कि हाँ पेंशन सुधार की आवश्यकता है, पेंशन अपडेशन की आवश्यकता है। लेकिन अगर पेंशन अपडेशन के लिए कोई तैयार नहीं है तो वो हमारी यूनियंस तैयार नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने लिए चाहिए और वो बाइपर्टाइट में एक ऐसा प्रोविज़न करना चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिल जाए, बाकी किसी को कुछ मिले या ना मिले। ये एक यूनियन के नेताओं का स्टाइल हो गया है काम करने का। उनके पास एक ही हथियार है, हर बात में क्या हड़ताल की धमकी देंगे। वास्तव में ये नेता का जो दिमाग है उसमें गंदगी पैदा हो गई है और इन लोगों ने जितना ये नुकसान रिटायरीज को पहुंचा सकते थे उसका पहुंचाया और जितना एम्प्लॉयज़ को पहुंचा सकते थे उनको पहुंचाया। ये पेंशन को कम करने के लिए आपने क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे। पहला षड्यंत्र रचा आपने पेंशन को कम करने के लिए 1684 का। फिर आपने दूसरा षड्यंत्र रचा कि सब टेपर डीए देंगे 2002 से पहले वाले रिटायरीज़ को। फिर आपने तीसरा षड्यंत्र रचा, आपने कहा सब स्पेशल अलाउंस होगा जिस पे डीए भी मिलेगा, लेकिन वो पेंशन के लिए अकाउंट नहीं होगा। अरे बाबा, आपको पेंशनर्स से इतनी समस्या क्यों है? जबकि जो अपने आप को चीफ नेगोशिएटर बताते हैं वो खुद पेंशनर है। लेकिन चूंकि उनके दिमाग में ये गलत बात, एक गलत अवधारणा है कि सब ये पेंशन का खर्चा ना मिल करके एम्प्लॉयज़ का खर्चा मिले हो, और वो हर एग्रीमेंट को, सेटलमेंट को डिले करते रहते हैं ताकि लेवी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
अब देखिए खंडेलवाल कमेटी ने कहा कि सब जो भी स्टाफ वेलफेयर फंड का पैसा है 25% जो है वो रिटायरीज़ के ऊपर खर्चा जी किया जाना चाहिए। एक भी बैंक ने वो 25% पैसा एग्री होने के बावजूद भी अपने रिटायरीज़ के ऊपर खर्च नहीं किया। उससे मेडिकल इंश्योरेंस दी जानी थी, वो केवल और केवल इन नेताओं की वजह से मेडिकल इंश्योरेंस एट द कॉस्ट ऑफ बैंक नहीं मिली। और आज भी आप ये देखिए कि स्थिति ये है कि केवल 20% लोगों के पास इंश्योरेंस का कवर है, बाकी जो 80% है उनके पास कोई इंश्योरेंस का कवर है ही नहीं। और ये स्थिति 2015 से बनी हुई है। बीपीएस हो, अब आपने एक नई बात कर दी कि साहब वो पेंशन अपडेशन के बजाय एक्स ग्रेशिया देंगे। क्या एक्स ग्रेशिया देंगे किसी को मालूम नहीं है। आपने क्या सेटलमेंट में किया आप बताने को तैयार नहीं है, आप केवल डिले करने को तैयार हैं। आपने पहले दिन हमें तो लग गया था कि आपने जब कहा कि साहब इसके इम्प्लीमेंटेशन में 6 महीने होंगे, अरे भाई जिस दिन आपने एमओयू साइन कर दिया तो आज के युग में तो 15 से 20 दिन के अंदर सारी चीज़ें फाइनल हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना था, कितना कितना पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने में और सर्कुलर निकालने में कितना दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक का समय। लेकिन आपको करना नहीं, आपने 6 महीने का समय लगाया है। अब आपने एक नई कंडीशन रख दी कि जब तक 5 डेज बैंकिंग नहीं होगा तब तक हम बाइपेटाइट साइन नहीं करेंगे। भाई आपने एमओयू क्यों साइन किया? ये स्थिति तो उस दिन भी थी, आपको पता था कि सरकार अभी 5 डेज बैंकिंग नहीं करना चाहती। ट्रेडर्स आपके विरुद्ध हैं, वो चाहते हैं कि बैंकों में 7 डेज काम हो, आप चाहते हैं 5 डेज काम हो। हमें आपके 5 डेज से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 5 डेज करें या 4 डेज करें। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ 4 दिन ही काम होता है, बाकी 3 दिन छुट्टी रहती है। आप छुट्टी रखें, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन काम भी हो, बैंक प्रॉफिट में भी हो। आपके केवल कह देने से और इंडस्ट्री को नुकसान हो, ट्रेडर्स को नुकसान हो, विलेजर्स को नुकसान हो, और आप कहें कि साहब हम साइन नहीं करेंगे, है जी। आप चाहते हैं कोर्ट भी आपके कहने से चले, गवर्नमेंट भी आपके कहने से चले, एम्प्लॉइज़ भी आपके कहने से चले, अफसर्स और पेंशनर्स भी आपके कहने से चले। आप तो पेंशनर्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, पेंशनर आपके कोई मेंबर ही नहीं है। लेकिन आपने हर चीज़ पे एक एनक्रोचमेंट किया हुआ है, और ये आपका एनक्रोचमेंट ही है कि आप बार बार कहते रहते हैं कि साहब जो हमने कहा जब तक सरकार नहीं करेगी। आपके पास क्या है? एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आपको हड़ताल का अधिकार है, उसी का आप दुरुपयोग करते हैं। और आपने जब भी हड़ताल की हमेशा दुरुपयोग के लिए की, उससे कम एम्प्लॉइज़ को क्या फ़ायदा हुआ? आपने एम्प्लॉइज़ की जान निकाल दी है। बैंक का एम्प्लॉइज़ आज सबसे कम तनख्वाह पा रहा है, और ये बाइपेटाइट लागू होने के बाद भी कम तनख्वाह उसको मिलेगी, उसको उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही है। हाँ, आपका पेट जरूर मोटा हो रहा है। आप अपने लिए जो चाहे वो करें, चाहे जैसे घूमें, चाहे फिरें, खाएं। रोज़ आप जो है हवाई जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं, पैसे को अपने आप करोड़ों करोड़ों रुपए के आपके बिल हैं। अगर उसका प्रॉपर ऑडिट हो तो पता चले कि आपने क्या क्या इसमें घपलेबाजी की हुई है। पेंशनर्स के साथ आपने अन्याय किया है, धोखा दिया है उनको, आप झूठ बोलते हैं बार बार। आप अपनी छाती पे हाथ मार मार के कहते रहे मैं बाइपेटाइट साइन नहीं करूँगा जब तक पेंशनर्स की जो पेंशन अपडेशन का इशू है ये रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। आप और दूसरे आप झूठे एफिडेविट देते हैं, आईबीए भी आपके साथ लगी हुई है। नहीं, ये बिल्कुल आप जो है एम्प्लॉइज़ के साथ और जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके साथ धोखा करते हैं। आपको 90-95 साल का पेंशनर नज़र नहीं आता है, आपको वो बैंक नज़र आते हैं जहाँ 4 कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारी हैं, जिनकी 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है। आप उनके मसले उठाते रहते हैं। उनका मसला उठाइए जो मासेस का मसला है। और अगर आप ये नहीं उठाएंगे तो मैं आपको ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल निश्चित आपका पतन निश्चित है। और ये आज नहीं तो कल होगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। आपको दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेट बैंक को झुकना पड़ा ना। उसने कहा कि हाँ साहब ये एनॉमली है, खुद जो 40% 50% का आपने लगाया था उसको डीएफएस ने कहा कि हाँ ये सही होना चाहिए। आपने उसमें भी एक नया पेच लगा दिया कि साहब केस वापस ले। भाई क्यों केस वापस ले? पूरा बैकडेट से एरियर क्यों नहीं मिलना चाहिए? डीए का एरियर भी बैकडेट से क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सब आपकी घपलेबाजी है, ये घपलेबाजी दूर होनी चाहिए। और हमारा सरकार से निवेदन है कि इस मसले को वंस फॉर ऑल ठीक करें। ये बार बार ये चीज़ नहीं उठनी चाहिए। पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइंस यही डिमांड है और यही होना चाहिए। और ये शायद यही कोर्ट भी कल को आदेश करेगा, तब इनको पता चलेगा इनकी क्या हैसियत है। इनकी कोई हैसियत नहीं, ये तो इनकी हैसियत तो एक ब्रोकर की है जी। और ये ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं।
या और वास्तव में ना ये एम्प्लॉइज़ के सगे ना रिटायरीज़ के सगे हैं। आप इस सभी लोग, सभी रिटायरी मिलकर इस आवाज़ को उठाएं। थैंक यू वेरी मच।